Hello guys, the topic that we are going to discuss today is the extrahepatic biliary apparatus. Okay, so the extrahepatic biliary apparatus. Now the main function of this apparatus is ये जो एक्स्ट्रा हिपैटिक apparatus है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है, जो बाइल जूस, हमें पता है लिवर के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था और हमें अच्छे से पता है कि लिवर बाइल जूस सिक्रेट करता है, राइट? और बाइल जूस किस लिए चाहिए? बाइल जूस चाहिए इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के लिए, राइट? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ये बाइल जूस परफॉर्म करता है। नाउ जब भी हम लोग कोई भी ऐसा फूड खाते हैं विच इज रिच इन फैटी कंटेंट्स, तो उस फैट्स को इमल्सिफाई करने के लिए बाइल जूस की जरूरत होगी। और वो बाइल जूस कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है लिवर से। ओके, तो इसका एक प्रोसेस है कि वो लिवर से डुओडेनम तक कैसे पहुंचता है, उसका एक रास्ता है, उसका एक प्रोसेस है। आइए हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले एक्स्ट्राहेपेटिक apparatus में क्या होता है, जो लिवर बाइल सिक्रीट करता है, बाइल सिक्रीटेड फ्रॉम लिवर, राइट? जो बाइल लिवर से सिक्रेट हो रहा है, ये चला जाता है गॉल ब्लैडर के पास फॉर स्टोरेज, गॉल ब्लैडर के पास फॉर स्टोरेज। जब गॉल ब्लैडर में ये जो बाइल पहुंचा है, ये स्टोर तो हो रहा है, लेकिन स्टोर होने के साथ साथ क्या होता है, ये कंसंट्रेट भी हो रहा है, राइट? कंसंट्रेट कैसे होगा? गॉल ब्लैडर में जब वो बाइल स्टोर होगा, वो बाइल से जो वाटर है एंड इसके जो सॉल्ट्स है, उसको गॉल ब्लैडर एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट? गॉल ब्लैडर एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सॉल्ट, जिसकी वजह से जो जूस है उसके अंदर वो ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा। सिमिलर है एक चाय की तरह, राइट? नाउ हम लोग जब चाय बनाते हैं, उसमें हम लोग टी लीव्स डालते हैं, राइट? एंड वाटर, राइट? आप खुद बताइए, जब आप इस पानी में जब चाय पत्ती बहुत ज़्यादा उबालते रहेंगे, वाटर जो है ये इवेपोरेट होता रहेगा, और जितना देर आप इसको उबालोगे वो इतना ज़्यादा इवेपोरेट होगा और हमारी चाय उतनी ज़्यादा कड़क हो जाती है, राइट? विच मीन्स ज़्यादा कंसंट्रेट होता है। सिमिलरली गॉल ब्लैडर में भी वही होता है। गॉल ब्लैडर में जो जूस में वाटर और सॉल्ट होते हैं, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको कंसंट्रेट कर लेता है। उसके साथ ही साथ ये स्टोर भी, गॉल ब्लैडर जो है जूस को भी स्टोर कर रहा है ना। स्टोर कर रहा है, इसका मतलब है अब तक डुओडेनम में पहुंचा नहीं है। तो डुओडेनम में कब पहुंचेंगे? जब हमारे डुओडेनम में, मैं एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम लोग खाना खाते हैं तो फूड जो है हमारे स्टमक में पहुंचते हैं और स्टमक के बाद वो चले जाते हैं डुओडेनम के पास। नाउ जब भी ये फूड जो है यहाँ पे आ जाएगा और गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिल जाते हैं तो वो काइम बन जाता है, राइट? उसको हम लोग काइम बोलते हैं। ये काइम जब हमारे इस डुओडेनम में पहुंचेंगे, राइट, और इसमें अगर फैटी फूड है, राइट, जब ये फैटी फूड्स जो है हमारे डुओडेनम में पहुंचेंगे, ये क्या करेंगे, हमारे डुओडेनम में जो सेल्स होते हैं, डुओडेनल सेल्स, इन डुओडेनल सेल्स को ये ट्रिगर कर देगा कि आप एक हार्मोन रिलीज करो, राइट? सो व्हेन दिस फैटी फूड is present or it reaches the duodenum, it triggers the duodenal cells, जो भी यहाँ पे सेल्स मौजूद होंगे उसको ट्रिगर करता है कि आप एक हार्मोन रिलीज कीजिए। उस हार्मोन का नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन, राइट? कोलेसिस्टोकाइनिन, जिसको हम लोग सीसीके बोलते हैं। ये हार्मोन रिलीज होता है ना। ये हार्मोन जैसे रिलीज होगा, ये क्या करेगा? हार्मोन है, हार्मोन अपने टारगेट ग्लैंड के पास या टारगेट प्लेस कैसे पहुंचते हैं? थ्रू ब्लड। ये क्या करेगा? डुओडेनम से अराइज हुआ है, ये चला जाएगा गॉल ब्लैडर के पास। गॉल ब्लैडर में जाने के बाद गॉल ब्लैडर में क्या करेगा? गॉल ब्लैडर को ये कॉन्ट्रैक्ट करा देता है, राइट? गॉल ब्लैडर को ये कॉन्ट्रैक्ट कराएगा और जो गॉल ब्लैडर ऐसा है, इसको यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन कराना शुरू करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पे जो बाइल जूस प्रेजेंट है वो सारा का सारा स्क्वीज आउट होने के बाद वो नीचे की तरफ आ जाएगा।
क्लियर? इस तरह से जो बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर था वो आप डुओडेनम के पास आसानी से आ जाएगा, राइट? तो दिस इज द फंक्शन ऑफ हेपेटिक बाइलियरी, एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलियरी apparatus, क्लियर? अब देखते हैं हम लोग एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलियरी apparatus में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो मिला के इसको एक ऐसा apparatus बनाते हैं। मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो इसमें कंपोनेंट्स है वो है हमारे द कंपोनेंट्स, ठीक है? एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलियरी apparatus के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलियरी कंपोनेंट्स में जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा वो है ये दो डक्ट्स। इन दोनों डक्ट का नाम, ये लिवर से आए हैं तो इनका नाम है द राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स, ठीक है? इधर लिख देता हूं मैं राइट हेपेटिक डक्ट, ये है द लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट एंड द लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये दोनों हेपेटिक डक्ट्स जो है हमारे लिवर से अराइज होगा ना। आप, मैं इसमें एक अगर इंप्रेशन बना दूं, दिस इज द लिवर, राइट? ये लिवर के राइट लोब से राइट हेपेटिक डक्ट आता है, लेफ्ट लोब से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आता है। ये दोनों लोब जो है पोर्टा हेपेटिस के अराउंड में आने के बाद यहाँ पे कंबाइन करके एक कॉमन डक्ट बना देता है। इस कॉमन डक्ट का नाम है द कॉमन, या लिख देता हूँ नंबर 1, नंबर 2 इज द कॉमन हेपेटिक डक्ट, राइट? द राइट हेपेटिक डक्ट एंड द लेफ्ट हेपेटिक डक्ट दोनों मिल गए और दोनों यहाँ पे कंबाइन कराने के बाद द कॉमन हेपेटिक डक्ट बना दिया। आई होप यहां तक हमें क्लियर है, राइट? राइट हेपेटिक डक्ट राइट लोब से आया, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर से आया, दोनों मर्ज कर गए, यूनाइट कर गए और बना दिया कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये कॉमन हेपेटिक डक्ट जो है ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पे आने के बाद एक दूसरे डक्ट के साथ मिल जाएंगे। वो डक्ट कौन सा है, लेकिन इससे पहले एक और ग्लैंड देख लेते हैं जो इसका कंपोनेंट है, वो है हमारा द गॉल ब्लैडर। तो तीसरा कंपोनेंट कौन सा हो गया? तीसरा कंपोनेंट हो गया हमारा गॉल ब्लैडर, राइट? तीसरा कंपोनेंट है हमारा गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर का जो ये डक्ट दिख रहा है, दिस इज द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के 3 पार्ट होते हैं, दिस इज द फंडस, ये बॉडी और ये जो है दिस इज द नेक, ठीक है? दिस इज द फंडस, दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द नेक। गॉल ब्लैडर का जो ये डक्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस डक्ट को हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। तो दिस इज द सिस्टिक डक्ट, ठीक है? दिस वन इज द सिस्टिक डक्ट। याद रखिए ये जो ब्लैक में है ये हमारा सिस्टिक डक्ट है। तो 4 कंपोनेंट हो गए, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, दोनों मिलकर कॉमन हेपेटिक डक्ट बना रहे। कॉमन हेपेटिक डक्ट अब ये सिस्टिक डक्ट के साथ फ्यूज हो जाएगा, यूनाइट करेंगे और बना देगा हमारा द कॉमन बाइल डक्ट। इसमें लिख देता हूं मैं द बाइल डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। सो दीज आर द 5 कंपोनेंट्स जो आपको एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलियरी apparatus में दिखाई देते हैं। वी हैव द राइट एंड द लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स जो आगे जाके कॉमन हेपेटिक डक्ट बना देंगे। कॉमन हेपेटिक डक्ट कम से कम 1 इंच नीचे की तरफ आते हैं और इसके राइट साइड में सिस्टिक डक्ट जो है ये एक एक्यूट एंगल में देखिए इसके साथ मिल रहे हैं, राइट? एक्यूट एंगल देख सकते हो आप लोग, 90 डिग्री से कम है, राइट? दिस वन। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल बनता है, सिस्टिक डक्ट और ये जो हमारा कॉमन हेपेटिक डक्ट है, इन दोनों के बीच में आपको एक एंगल दिखाई दे रहा है। इस एंगल का नाम है द सिस्टो हेपेटिक एंगल,
ठीक है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं द सिस्टो हेपेटिक एंगल। अब ये जो सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलके हमारा ये बाइल डक्ट बनाते हैं। ये बाइल डक्ट जो होता है सीधा जाके हमारे ड्यूडेनम में ओपन हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे ड्यूडेनम में ओपन होता है, ठीक है। So these are the 5 components of the extrahepatic biliary apparatus: the right hepatic duct, left hepatic duct, common hepatic duct, the cystic duct and the common bile duct. Right. Now हमें ये भी पता है कि हमारा जो ये common bile duct जो फॉर्म हुआ है, इसके साथ पेंक्रियास का जो मेन डक्ट होता है वो भी इसके साथ फ्यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे जो डक्ट है ये पेंक्रियास का डक्ट है, दिस इज द डक्ट ऑफ विल्सन, राइट। दिस इज द डक्ट ऑफ विल्सन जो पेंक्रियास का मेन डक्ट है। इसको एक बार आप मेरे पेंक्रियास वाले टॉपिक देखिए, आपको ये पता चल जाएगा। जब ये डक्ट ऑफ पेंक्रियास जो मेन डक्ट है विल्सन वाला, ये और हमारे बाइल डक्ट मिल रहे हैं, ये दोनों के दोनों हमारे ड्यूडेनम के अंदर में एंटर करेंगे और यहाँ पे कॉमन सा एम्पुला बना देता है। इस एम्पुला का नाम हो जाएगा, बहुत सिंपल नाम है, देखिए ये हेपेटिक के एरिया से आया है, ये पेंक्रियास से आया है, तो ये जो एम्पुला है इसका नाम हो जाता है द हेपेटो पेंक्रियाटिक एम्पुला, ठीक है। इसको बोल देते हैं हम लोग द हेपेटो पेंक्रियाटिक एम्पुला या फिर द एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर कैसे बना? कॉमन बाइल डक्ट, ये जो कॉमन बाइल डक्ट है, जब मेन डक्ट ऑफ पेंक्रियास जिसको हम लोग डक्ट ऑफ विल्सन बोलते हैं, इसके साथ मिल जाएगा, ये दोनों हमारे ड्यूडेनम के पास पहुंचा, एंटर किया और ये जो एम्पुला बना इसको हम लोग बोल देते हैं द हेपेटो पेंक्रियाटिक एम्पुला, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे आपको बहुत सारे स्फिंक्टर्स दिखाई देंगे, क्लियर। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये कंपोनेंट्स आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो, 5 कंपोनेंट्स। नाउ यहां पे देखिए इस तरह का स्फिंक्टर मौजूद होता है, क्लियर। देयर इज अ स्फिंक्टर, ये बाइल डक्ट का स्फिंक्टर है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है, मैं यहां पे बना दे रहा हूं, इसका नाम है द स्फिंक्टर कोलेडिकस, ठीक है। इसका नाम है द स्फिंक्टर कोलेडिकस ऑफ बॉयडन, ठीक है, द स्फिंक्टर कोलेडिकस ऑफ बॉयडन, स्फिंक्टर कोलेडिकस ऑफ बॉयडन जो कि बाइल डक्ट का स्फिंक्टर है। यहां पे भी एक स्फिंक्टर मौजूद है, यहां पे भी एक स्फिंक्टर मौजूद है। इस स्फिंक्टर का नाम है, क्योंकि ये पेंक्रियास का स्फिंक्टर है, इसका नाम है द स्फिंक्टर पेंक्रियाटिकस, पेंक्रियाटिकस। इस स्फिंक्टर का नाम है द स्फिंक्टर पेंक्रियाटिकस। ये बाइल डक्ट का स्फिंक्टर हो गया, ये पेंक्रियास का स्फिंक्टर हो गया। जब कॉमन बाइल डक्ट और हमारा ये डक्ट ऑफ विल्सन मिलकर यहाँ पे एम्पुला बनाया, इस एम्पुला के यहाँ पे भी आपको एक और स्फिंक्टर दिखाई देगा, यहाँ पे भी आपको एक स्फिंक्टर दिखाई देगा। इस स्फिंक्टर का नाम है द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो आपको ये 3 स्फिंक्टर्स याद रखने हैं। स्फिंक्टर कोलेडिकस ऑफ बॉयडन जो है ये बाइल डक्ट का स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर पेंक्रियाटिकस जो है ये डक्ट ऑफ विल्सन का डक्ट ऑफ विल्सन का स्फिंक्टर है। और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है ये हिपेटो पेंक्रियाटिक एम्पुला का स्फिंक्टर है। ना इसका फंक्शन देखिए, मैं इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। ना जब हम लोग खाना खाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग 24 घंटे लगे रहते हैं, राइट। हम लोग जो है अगर सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में इंटरवल होता है। उस इंटरवल के दौरान हमारा जो ये लिवर होता है ये बाइल कंटिन्यूसली सिक्रीट करता है, कंटिन्यूसली ये जूस, बाइल जूस जो है ये सिक्रीट कराता रहेगा। लेकिन हम लोग खाना कंटिन्यूसली तो खाते नहीं है, तो इतने में क्या होता है, ये जो बाइल डक्ट का जो ये स्फिंक्टर है ये क्लोज रहता है। ये आप स्फिंक्टर देख सकते हो, ये क्लोज रह रहा है। ये जो स्फिंक्टर है इट फंक्शन एज ए गेट,
है ना, ये गेट कीपर की तरह है ना। जब तक ये स्फिंक्टर ओपन नहीं होगा तो यहाँ से कोई स्ट्रक्चर बाहर नहीं जा पाएगा, राइट। तो जब हम लोग खाना खाने की इंटरवल में होते हैं, जब मतलब खाना नहीं खा रहे, लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में जो इंटरवल है, वहां पे ये हमारा बाइल डक्ट जो है क्लोज रहता है, लेकिन जूस तो प्रोड्यूस हो ही रहा है कंटिन्यूसली। ये क्या करेगा, जूस को यहाँ से फ्लो कराता रहेगा, मतलब यहाँ से जूस नीचे आता रहेगा, ठीक है, जूस नीचे की तरफ आता रहेगा। अब जब यहाँ पे ये क्लोज है तो ये आगे तो जा नहीं पाएगा, ये क्या करेगा, बाइल जूस जो है वापस पीछे चला जाएगा और ये इस सिस्टिक डक्ट के थ्रू जाके हमारे गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाएगा, राइट। ये हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गया। तो ये स्फिंक्टर बंद होने की वजह से हमारा जो बाइल जूस नीचे आया था वो वापस चला गया स्टोर होने के लिए गॉल ब्लैडर में। और जब ये स्टोर हो रहा है तो स्टोरेज के साथ साथ शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन भी हो रहा है, राइट, कंसंट्रेट भी किया जा रहा है। गॉल ब्लैडर इसके वाटर और इसके सॉल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ जैसे ही हम लोग लंच करते हैं या डिनर करते हैं या कुछ खाते हैं, अगर उस खाने में फैटी सब्सटेंस हो गया, राइट, कोई भी हम लोग ऑयली सब्सटेंस खा रहे हैं जिसमें बहुत सारा फैट्स है, तो फैट्स, इस फैट को इमल्सिफाई करने के लिए हमें पता है कि वी नीड बाइल जूस। अब ये बाइल जूस यहाँ तो स्टोर है ही, राइट, दिस इज द कंसंट्रेटेड बाइल जूस जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो हमें क्या करना है, इस बाइल जूस को किसी तरह से गॉल ब्लैडर से नीचे लाना है। ये कैसे करेंगे, जैसे ही ये फूड जो जिसमें बहुत सारा फैट रिच है, ये जैसे ही इस डुडेनम में पहुंचेंगे, जैसे कि मैं आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन कर चुका हूं, जैसे ये डुडेनम में पहुंच जाते हैं तो डुडेनम के सेल्स ट्रिगर करेंगे और एक हार्मोन बनाएगा जिसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। ये कोलेसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर के पास पहुंचते हैं और इसका कंट्रैक्शन कराना शुरू कर दिया। दिस विल कॉज द कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। कंट्रैक्शन जैसे ही होगा, यहां से जितनी भी जूस है वो सारे के सारे बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो जूस बाहर आ रहा है, राइट, लेकिन ये स्फिंक्टर अभी भी बंद है। ये कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ये कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर तो करा ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये जितने भी स्फिंक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इस स्फिंक्टर को ये क्या करेगा, रिलैक्स करा देता है। तो इट आल्सो रिलैक्सेस द स्फिंक्टर। मैं यहां लिख देता हूं, रिलैक्सेस द स्फिंक्टर, ठीक है। सीसीके आल्सो रिलैक्सेस द स्फिंक्टर। अब जैसे ही ये स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा, ये जो जूस यहाँ पे प्रेजेंट है वो डायरेक्ट हमारे डुडेनम में एंटर कर जाएंगे और यहाँ जो भी फूड आया है फैटी सब्सटेंस उसके साथ मिल जाएंगे और फैट को इमल्सिफाई कर देंगे, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया द एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलियरी apparatus का फंक्शन। ना ये जो बाइल डक्ट फॉर्म हुआ है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आई होप एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलियरी apparatus के बारे में क्लियर हो गया हो। ना इसमें अभी हम लोग दो टॉपिक एक्सप्लेन कर देते हैं, ये जो कॉमन बाइल डक्ट है और सिस्टिक डक्ट। ये जो सिस्टिक डक्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, दिस इज द फॉरवर्ड, दिस इज द डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर। ये जो सिस्टिक डक्ट है, ये लेट मी इरेज ऑल दिस, मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ये जो सिस्टिक डक्ट है, ये सिस्टिक डक्ट अप्रोक्सीमेटली 3 से लेकर 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। सिस्टिक डक्ट जो है अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इट इज रनिंग बैकवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, आप देख ही सकते हो, राइट। इट इज रनिंग बैकवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। इट इज रनिंग बैकवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड where it merges with the common hepatic duct, है ना। common hepatic duct के साथ ये merge हो जाते हैं और बना देता है हमारा common bile duct। वेरी इजी। देखिए एक और बात, सिस्टिक डक्ट जो है डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स रन कर रहा है। इट इज 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स रन कर रहा है और लेसर ओमेंटम के राइट मार्जिन में प्रेजेंट है along with the common hepatic duct, जहां पे ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे, यूनाइट कर जाते हैं और common bile duct बना देंगे। ना ये जो सिस्टिक डक्ट है, इसका मैं अगर आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊं,
सिस्टिक डक्ट का जो ये म्यूकोसल मेम्ब्रेन होता है, जो इसका म्यूकोसल लाइनिंग है, जो सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग है, वो इस तरह के फोल्ड्स होते हैं इसके अंदर। क्या आप देख सकते हो? द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द इंटीरियर ऑफ द सिस्टिक डक्ट, है ना, आप देख सकते हो, इट इज थ्रोन इनटू स्पाइरल फोल्ड्स, है ना। ये स्पाइरल फोल्ड्स जो होते हैं ये वेल्व लाइक फंक्शन करते हैं और इनको हम लोग बोलते हैं द स्पाइरल वेल्व ऑफ हिस्टर, राइट। ये बना दिया हमारा स्पाइरल वेल्व ऑफ हिस्टर। ये स्पाइरल वेल्व ऑफ हिस्टर जो है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये ओपन ही रहता है ताकि जब यहां से ऊपर से जब ऊपर से बाइल जूस आ रहा है तो ये स्पाइरल वेल्व जो है ये हमेशा ओपन रहते हैं ताकि बाइल जूस इसके अंदर जा सके या फिर इससे बाहर निकल सके, राइट। सो दैट द बाइल जूस कैन कम या फिर गो अवे फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। तो ये स्पाइरल वेल्व ऑफ हिस्टर जो है ये ओपन ही रहता है, राइट। तो आपको ये ध्यान देना है, बहुत सारे वाइवा में पूछ लेते हैं कि स्पाइरल वेल्व ऑफ हिस्टर जो है कहाँ होता है और कैसा होता है। तो ये कुछ नहीं है, बस सिस्टिक डक्ट का जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो इनर लाइनिंग है, ये स्पाइरल फोल्ड्स में थ्रो किया गया है और ये स्पाइरल वेल्व्स आगे जाके हम लोग इसको नाम देते हैं जिसका नाम है द स्पाइरल वेल्व ऑफ हिस्टर। वेरी सिंपल। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द बाइल डक्ट। बाइल डक्ट जो है एक यहां में बाइल डक्ट, बाइल डक्ट जो आप यहां स्ट्रक्चर देख रहे हो, कॉमन बाइल डक्ट कैसे फॉर्म हुआ है? कॉमन बाइल डक्ट जो है इट इज फॉर्म्ड बाय सिस्टिक डक्ट प्लस द कॉमन हिपैटिक डक्ट, है ना। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलके हमारे ये कॉमन बाइल डक्ट बनाया है। ये बाइल डक्ट जो होता है ये लगभग 7.5 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और इसका जो ये डायमीटर होता है, ठीक है, यहां से लेके इसका जो डायमीटर होता है वो 6 mm होता है, 6 mm इन डायमीटर, ठीक है। वेरिएबल भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन आपको ये चीज ध्यान देना है, हमारा जो ये बाइल डक्ट है थोड़ा सा एक्सपांड हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये 8 mm से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। 8 mm expandable up to 8 mm। बाइल डक्ट जो है ये 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, वेरिएबल होता है पेशेंट्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में। 6 मिलीमीटर इसका डायमीटर है नॉर्मल, लेकिन ये 8 मिलीमीटर तक एक्सपांड कर सकते हैं। बाइल डक्ट जो है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। इसका मैं अगर क्लियर डायग्राम, मैं इस डायग्राम को इरेज कर देता हूं। बाइल डक्ट जो है इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये मैं सिर्फ बाइल डक्ट बना रहा हूं, दिस इज द बाइल डक्ट, द कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। सो कॉमन बाइल डक्ट जो है एक होता है डुडेनम के ऊपर पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट वन इज अबाउट द डुडेनम, में या डुडेनम भी बना देता हूं, दिस इज द डुडेनम, राइट। तो एक पार्ट होता है डुडेनम के ऊपर, सो दिस इज नोन एज द supraduodenal part, the supraduodenal part। ये हो गया हमारा सुप्राडुडेनल पार्ट। ये सुप्राडुडेनल पार्ट जो है ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और सर्जरी के टाइम पे दिस इज द मोस्ट एक्सेसिबल पार्ट, ठीक है, ये सबसे ज्यादा एक्सेसिबल पार्ट होता है। तो ये हो गया पहला। दूसरा जो है आप देख सकते हो डुडेनम के पीछे है, राइट। तो किसी भी स्ट्रक्चर के पीछे होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? द रेट्रोडुडेनल। द सेकेंड पार्ट इज द रेट्रोडुडेनल पार्ट। ये रेट्रोडुडेनल पार्ट जो है ये हमारे डुडेनम के पीछे है और इस डुडेनम के ये जो रेट्रोडुडेनल पार्ट है इसके इस लेफ्ट पार्ट में, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में
ये गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी के साथ रिलेशन में है, गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी। और इस बाइल डक्ट का जो ये रेट्रोडुडेनल पार्ट है, इसके पीछे पोस्टीरियर पार्ट में वी हैव द इंफीरियर वीना केवा। ठीक है, तो मैं बस एक लाइन से ही बना देता हूं, बस एक लाइन ही बना रहा हूं मैं पोस्टीरियर में डिनोट करने के लिए। पीछे मैंने एक लाइन बना दिया, दिस इज द इंफीरियर वीना केवा। ये जो है दिस इज द इंफीरियर वीना केवा। तो रेट्रोडुडेनल पार्ट जो है ये डुडेनम के पीछे प्रेजेंट है, और इसके लेफ्ट साइड में इट इज रिलेटेड टू द गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी, एंड पोस्टीरियर पार्ट में वी हैव द इंफीरियर वीना केवा। क्लियर? इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट जो यहां प्रेजेंट होगा, ये थर्ड पार्ट का नाम जो है दिस इज, ये डुडेनम के नीचे है, सो दिस इज द इंफ्राडुडेनल पार्ट, द इंफ्राडुडेनल पार्ट। ये इंफ्राडुडेनल पार्ट जो है कहां पे प्रेजेंट है, यहां पे हमारा पेंक्रियास भी मौजूद है। ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट इन ब्लू कलर। ये पेंक्रियास के पोस्टीरियर सरफेस में मौजूद है। मैंने आपको पेंक्रियास के टॉपिक में एक मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया है, तो पीछे आप देख सकते हो वहां पे पोस्टीरियर सरफेस में आसानी से आपको बाइल डक्ट दिखाई दे रहा है। एक बार आप मेरे पेंक्रियास वाले टॉपिक देख सकते हो। ये जो हमारा इंफ्राडुडेनल पार्ट है, ये अपर सरफेस एंड द लैटरल सरफेस ऑफ डुडेनम के पेंक्रियास के पोस्टीरियर सरफेस। इफ आई ओमिट दिस, तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारा पेंक्रियास मौजूद है, राइट? इस तरह से हमारा पेंक्रियास मौजूद है। तो ये जो डुडेनम है, आई मीन बाइल डक्ट है, ये इस पेंक्रियास के अपर सरफेस, राइट, आई मीन अपर पार्ट एंड लैटरल पार्ट में इस तरह से आपको दिखाई देता है, राइट? इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर एंड द लैटरल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पेंक्रियास। और कभी कभी क्या होता है, ये पेंक्रियास के सरफेस में ही एम्बेडेड रहता है। क्लियर? तो आप यहाँ इजीली देख सकते हो, ये पेंक्रियास के पोस्टीरियर में दिखा रहा हूं मैं, राइट? ओके, नाउ ये हो गया थर्ड पार्ट, इंफ्राडुडेनल पार्ट, जो कि पीछे की तरफ मौजूद है पेंक्रियास के। अब जैसे ये नीचे की तरफ आएगा, हमें पता ही है कि यहाँ पे ये पेंक्रियास का भी डक्ट आ रहा है, द मेन डक्ट ऑफ विल्सन, राइट? ये दोनों के दोनों मिल जाते हैं और यह एंटर करेंगे डुडेनम में, यहां पे एंटर कर जाएंगे दोनों के दोनों, राइट? प्रीवियस डायग्राम में मैंने दिखाया था, बाइल डक्ट जो है हेपेटिक, ये पेंक्रियास के डक्ट के साथ मिलके द एम्पुला और वेटर बना रहे थे। ये दोनों के दोनों डुडेनम के सरफेस के जो डुडेनल वॉल है, ये अब जो ये पार्ट डुडेनम के अंदर आ गया है, इसका नाम हो जाएगा द इंट्राडुडेनल पार्ट, राइट? ये हो जाएगा हमारा द इंट्राडुडेनल पार्ट। नाउ आप देख सकते हो आप लोग, ये जो इंट्राडुडेनल पार्ट है, ये इस पेंक्रियास के डक्ट के साथ डुडेनम के अंदर घुस गया, मतलब डुडेनम के पोस्टेरोमीडियल सरफेस में। याद रखिएगा, डुडेनम के पोस्टेरोमीडियल सरफेस में ये एंटर करते हैं, दोनों के दोनों ओब्लिक रन करेंगे और यहाँ पे एम्पुला वेटर बना देते हैं। नाउ जब ये एंटर करते हैं, तो जिस ओरिफिस या पैपिला के थ्रू ये एंटर करते हैं, उसका नाम है द मेजर डुडेनल पैपिला। दिस इज द मेजर डुडेनल पैपिला, राइट? द मेजर डुडेनल पैपिला, ये इस मेजर डुडेनल पैपिला से एंटर करते हैं। तो ये मेजर डुडेनल पैपिला कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हमारा जो ये स्टमक प्रेजेंट है, राइट? अगर मैं इसको ओमिट कर दूं, तो यहाँ हमारा स्टमक प्रेजेंट है कुछ इस तरह से। तो स्टमक का जो ये पाइलोरस पोर्शन होता है, इस पाइलोरस पोर्शन से लगभग 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टल होता है, 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टल टू पाइलोरस होता है, राइट? इट इज प्रेजेंट 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टल टू द पाइलोरस। सो दिस आर द 4 पार्ट्स ऑफ द बाइल डक्ट जिसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। नाउ इसमें जो ये थर्ड पार्ट है, द इंफ्राडुडेनल पार्ट या फिर पेंक्रियास है, पेंक्रियास अब देख ही सकते हो ये पोस्टीरियर में प्रेजेंट है ना। यहाँ पे कभी कभी क्या हो जाता है, ये पोस्टीरियर पार्ट में है, ये अगेन ये आप देख सकते हो, ये जो आर्टरी आपको दिखाई दे रहा था, यही आर्टरी यहाँ पे भी आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और इसके भी लेफ्ट साइड में ही प्रेजेंट हो जाता है। ना ये जो आर्टेरियल सप्लाई है, इसके बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब यहाँ पे डुडेनम जो एक
स्ट्रक्चर है, इसको दो आर्टरी सप्लाई करते हैं। अगर आपने देखा होगा, एक सुपीरियर पेंक्रेटिको-डुodenal भी होता है और एक इंफीरियर पेंक्रेटिको-डुodenal आर्टरी, राइट। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, तो सुपीरियर pancreatico-duodenal and the inferior pancreatico-duodenal artery, right? ये दो आर्टरीज आपको यहाँ पे प्रेजेंट दिखाई देगा। नाउ क्लिनिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर्जरी के टाइम पे अगर हमें पता है कि ये दोनों आर्टरीज जो है ये एक दूसरे के साथ एनास्टोमोसिस करते हैं, अगर ये दोनों आर्टरीज के बीच में जो एनास्टोमोसिस हो गया, अगर इफ द एनास्टोमोसिस इज वीक ना, अगर एनास्टोमोसिस पोर है, बहुत कम एनास्टोमोसिस जो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो सर्जरी के टाइम पे बहुत क्या होता है, कॉमनली ये सुपीरियर पेंक्रेटिको-डुodenal आर्टरी को लाइगेट कर देते हैं। अगर इसको लाइगेट कर दिया और अगर इसमें एनास्टोमोसिस बहुत पोर है, तो इसको जो सप्लाई मिलना चाहिए था वो एडिक्वेट नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे गैंग्रियन हो सकता है, जिसकी वजह से बाइल डक्ट का गैंग्रियन हो सकता है, गैंग्रियन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, कॉमन बाइल डक्ट जो है इट इज supplied by an anastomosis of the superior pancreatico-duodenal artery and inferior pancreatico-duodenal artery। देखिए बाइल डक्ट जो है, अगर हम इसको तीन पार्ट में, ये जो ऊपर तीनों पार्ट है, क्योंकि ये तो इन डुodenum के अंदर चला गया, ये जो सुप्राडुodenal पार्ट है इसको सिस्टिक ब्रांचेस जो होता है उससे सप्लाई होता है। ये रेट्रोडुodenal जो होता है ये हिपैटिक आर्टरी के ब्रांचेस के थ्रू सप्लाई हो जाएगा। इंफ्राडुodenal पार्ट जो है ये गैस्ट्रोडुodenal आर्टरी, राइट, उसके ब्रांचेस से और सुपीरियर पेंक्रेटिको-डुodenal आर्टरी के ब्रांचेस से इसको सप्लाई दिया जाता है। नाउ क्लिनिकली क्या होता है, अगर इन दोनों के बीच में एनास्टोमोसिस पोर होगा और ऑपरेशन के टाइम में अगर सुपीरियर पेंक्रेटिको-डुodenal आर्टरी को लाइगेट कर देंगे, तो यहाँ पे एनास्टोमोसिस क्योंकि पोर है, ब्लड सप्लाई इतना मिल नहीं पाएगा, बाइल डक्ट का गैंग्रियन होना शुरू हो जाएगा। ओके, आई होप एक्स्ट्रा हेपेटिक apparatus जो है मैंने आपको समझाने में कोशिश किया है, होप आपको समझ आ गया हो। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं ये जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर जो है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर में बहुत सारे डिजीज भी होते हैं, लाइक स्टोन्स प्रेजेंट हो जाते हैं इसमें, राइट, या गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसलिए गॉल ब्लैडर जो है मैंने सोचा कि इसका एक डिटेल लेक्चर मैं आपको दूसरे लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो टिल देन इसको पढ़िए, एंड अगर इसमें आपको कोई डाउट महसूस हो रहा है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को फिर से क्लियर करने की। थैंक यू सो मच।